अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 क्या चीज़ का बात करता है? अपने बचपन से जब अकाउंट पढ़ते आए हैं बेटा, तो अपने क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एसेट। जी सर। आज की दुनिया में नाम बदल गया। आप जब कंपनी फाइनल अकाउंट पढ़े थे क्लास 12 में, तब भी आप फिक्स्ड एसेट ही हेड पढ़े थे। नॉन करेंट एसेट के अंदर पहला हेड ही फिक्स्ड एसेट, जिसमें फिर टेंजिबल इंटेंजिबल हुआ करता था। यहाँ बोला कि नहीं, नाम बदलो, पहले तो फिक्स्ड एसेट बोलना बंद करो। तब क्या बोले सर नया नाम? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इनका बात करता है। मतलब सर अल्टीमेटली घूम फिर के वही फिक्स्ड एसेट। ठीक बात? हाँ। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बात करता है कि फिक्स्ड एसेट का वैल्यूएशन कैसे लेना चाहिए, और अगर उनको हम बुक्स में बदल रहे हैं उनका वैल्यू, तो कैसे बदलना चाहिए। तो सबसे पहले आता है इस एएस का एप्लीकेबिलिटी क्या और इसका नेचर क्या है। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एप्लीकेबिलिटी हुआ था 1/4/2016 से। ठीक है, मैंडेटरी टू ऑल द एंटरप्राइज। अब एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर है? ऑल एंटरप्राइज एक्सेप्ट कंपनी अकाउंटिंग, जो लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 फॉलो करते हैं उनको छोड़ के सबके ऊपर ही एप्लीकेबल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 ना बोरोइंग कॉस्ट का है, जो पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। मतलब जब लोन लेते हैं ना, लोन बोरो करते हैं कोई पैसा एसेट बनाने के या खरीदने के लिए, उसका कैपिटलाइजेशन को लेकर रूल अलग है। बाकी हम नॉर्मल जो एसेट खरीद के लाए हैं उसका रिकॉर्डिंग का रूल अलग है। तो बोला जिन कंपनी पे AS 16 एप्लीकेबल है उनका रूल बदलेगा, अदरवाइज बाकी जितने ऑल एंटरप्राइज बोला, कंपनी भी नहीं बोला, ऑल एंटरप्राइज, उनके ऊपर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा? कौन सा? AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। अब बोला ये बात ओनली, एक बात चेंज हुआ, जो पुराना AS 10 जो खाली फिक्स एसेट बोलता था और अब बदल के प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया, उन दोनों में एक चेंज है। ये AS ओनली टेंजिबल फिक्स एसेट के ऊपर एप्लीकेबल है, इसीलिए नाम दिया। नाम क्यों बदला वो समझो। नाम इसलिए बदला क्योंकि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, यहाँ पे कहीं पर भी गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क का बात नहीं आ रहा है ना। दैट मीन्स ये इज ओनली एप्लीकेबल ऑन टेंजिबल एसेट, फिजिकल एसेट जो दिखता है, विच कैन बी सीन एंड टच्ड। ठीक है। अब सर क्या सारा टेंजिबल एसेट पे ये एप्लीकेबल है? बोला जो टेंजिबल एसेट ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो उनके ऊपर एप्लीकेबल है। सर क्या क्या? हेल्ड फॉर यूज फॉर प्रोडक्शन या ऑफिस या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो एसेट जो प्रोडक्शन के लिए या एज एन ऑफिस एसेट या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के पर्पस के लिए हेल्ड करके रखी हो, वो है टेंजिबल एसेट में कवर्ड। या फिर कोई टेंजिबल एसेट जो तुम भाड़ा पे देने के लिए यूज करते हो, तुम्हारा काम है रेंटल पे देने के लिए, हेल्ड फॉर रेंटल पर्पस, तुम लीज पे देते हो या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के रूप में कहीं देते हो, तो वो भी तुम्हारा टेंजिबल एसेट में कवर्ड हो। ठीक है। अच्छा, कुछ और कंडीशन है। हाँ, तो पहला कंडीशन क्या है सर? आइदर हेल्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफिस या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और हेल्ड फॉर रेंटल पर्पस। दूसरा मेन कंडीशन क्या है? हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ। मतलब सर इसमें शॉर्ट टर्म फिक्स एसेट्स नहीं आएंगे, शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं कवर हो रहे। इट शुड हैव बीन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, इट शुड हैव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर एंटरप्राइज। अरे बेटा, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर अगर फ्यूचर में काम आने का नहीं है, कंपनी को उससे कोई बेनिफिट नहीं है, तो उसको बैलेंस शीट में रख के करेंगे क्या? उसको हटाओ बैलेंस शीट से, है ना, राइट ऑफ करो। तो बोला यहाँ पर वही रिकॉर्ड होगा जो जिसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है। ठीक। और आखिरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसका आप कॉस्ट ऑफ द एसेट कैन बी डिटर्मिनेबल फॉर रिकॉग्निशन, जिसका कॉस्ट एक्चुअली में डिटरमाइन कर पाओ। मतलब सर ऐसा कोई टेंजिबल एसेट है जिसका हम कॉस्ट नहीं पता कर सकते, उसको रिकॉर्ड नहीं करना। ठीक है। तो कंडीशन क्या क्या रखा? पहला बात, बिजनेस के काम के लिए यूज्ड हेल्ड है या फिर रेंटल पर्पस के लिए, या तो काम के लिए हेल्ड है या रेंटल पर्पस के लिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ। तीसरा कंडीशन, फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। और चौथा कंडीशन, जिसका कॉस्ट ऑफ द एसेट डिटर्मिनेबल है।
तो हम गलती से ऊपर बोल गया था 2 कंडीशन, हमको बोलना था फॉलोइंग कंडीशन। तो 4 कंडीशन है सर, जो फुलफिल होगा तो वो टेंजिबल एसेट है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो अब तक ये समझ में आया सर किस बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल है, सबके ऊपर। कौन सा एसेट है टेंजिबल एसेट, जो 4 कंडीशन सेटिस्फाई करता हूँ। अब आता है कौन सा एसेट इसमें कवर नहीं होगा, डज नॉट कवर क्या है वो भी जानिए। तो बोला कोई भी बायोलॉजिकल एसेट। सर बायोलॉजिकल एसेट क्या होता है सर? लिविंग एनिमल्स होता है ना, लाइफ स्टॉक जिसको आप बोलते थे। जी जी। मेरा बहुत सारा घोड़ा है एसेट के रूप में, बहुत सारा हाथी है एसेट के रूप में, गाय है, वो सब नहीं आएगा इसमें। एंड ट्रीज एंड प्लांट, ठीक है। लेकिन क्या बोला, देखो ट्रीज एंड प्लांट में कुछ एक्सेप्शन रख दिया। मतलब क्या बोलना चाहता है, अगर ये वाला कैटेगरी का ट्रीज एंड प्लांट होगा तो उसको आप एसेट में ले लो, उसको आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में मान लो। मतलब नॉर्मली ट्रीज एंड प्लांट नहीं आएगा, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आ सकते हैं। सर क्या क्या? एक्सेप्ट बियरर प्लांट लाइक ट्रीज कवरिंग फ्रूट्स। अगर आपका ऐसा कोई ट्रीज एंड प्लांट है जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कवर कर रहे हैं और आप उसी को तोड़ के बेचो, ठीक बात ना, उनको आप ले सकते हो, क्योंकि वो आपके एक तरीके से एसेट ही, आपका वही काम है ना बेटा, फ्रूट्स बेचना। तो वो पेड़ तो आपके लिए एसेट ही है, क्योंकि वही तो आपको फ्रूट्स दे रहे हैं, वही तो आपको वेजिटेबल दे रहे हैं। इस तरीके से तो लिविंग एनिमल्स की नहीं वैसे बेटा, एक बात समझो, लिविंग एनिमल से आप काम करवा रहे हो। आपका खेत है बहुत बड़ा, आप ब्लॉक रखते हो अपने पास, बैल, आप उस बैल को खेत में यूज करते हो सिंचाई के लिए, ठीक है ना, हल चलाने के लिए, हल चलाने के लिए। जी जी। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है वो पेड़ ही है जहाँ से आपका आइटम आ रहा है बेचने लायक। तो यहाँ तो ये पेड़ एक मशीन की तरह हो गया ना एक तरीके से। उस पेड़ पे आप बार बार फल उगाओगे, फल तोड़ोगे और बेचोगे, तो फल तो आपका गुड्स हो गया। जैसे कि हाँ, तो बाकी पेड़ आपका ऐसे तो उठा ही नहीं फिर। हाँ बोलो एक बार। जैसे फार्मिंग का या फिर मिल्क का, तो वो तो बाई प्रोडक्ट उन्हीं से आ रहे हैं ना, मतलब आ रहा है वो तो एसेट ही आ रहा है बाई प्रोडक्ट। लेकिन बायोलॉजिकल एसेट्स को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में नहीं रखा गया, ठीक है। तो ये था आपका क्या क्या कवर नहीं हो रहा है। एक आइटम और कवर नहीं हो रहा, अगर कोई वेस्टिंग एसेट है जैसे ऑयल और या गैसेज एक्सेट्रा आर नॉट रीजनरेटेबल एसेट्स। आपका कुछ वेस्टिंग एसेट है कचरा की तरह, उसको भी इसमें नहीं, ठीक है। अब अगला हेडिंग आता है इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ पीपी। कब एक आइटम को पीपी तो मान लिया, ठीक है, अब उसका क्या वैल्यू ले हम, तो क्या क्या उसके परचेज प्राइस में या खरीदते वक्त या बनाते वक्त जो भी कर रहे हो उसमें क्या क्या फिगर्स इंक्लूड होंगे। सबसे पहले बात, उसका परचेजिंग प्राइस तो आएगी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हम एक मशीन खरीद के लाया 3 लाख में, तो वो तो उसका कॉस्ट है ही। उसके अलावा और क्या आएगा? अच्छा सर ट्रेड डिस्काउंट हो तो माइनस कर लीजिए। मतलब सिंपली अब तो क्या समझ में आया, कॉस्ट में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। इसके अलावा बोला कोई भी अगर कोई भी आपको नॉन रिफंडेबल टैक्सेस या ड्यूटीज लगा आपका, जैसे अगर जीएसटी घटा है वो तो वापस इनपुट में एडजस्ट हो जाएगा ना, वो नहीं। लेकिन कोई भी ऐसा ड्यूटी लगे तब हाँ नॉन रिफंडेबल या नॉन एडजस्टेबल कोई अगर आपका टैक्स वगैरह कटा है तो वो आप एसेट में ऐड कर लोगे। अदर एक्सपेंसेस लाइक ट्रांसपोर्ट, लोडिंग एंड अनलोडिंग, इंस्टॉलेशन चार्ज, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, रास्ते का इंश्योरेंस बोला गोडाउन में लाने के बाद का इंश्योरेंस, ठीक है। प्रोफेशनल फीस अगर कोई दियो आप, मशीन को स्टार्टिंग में कई बार ट्रायल करने के लिए खर्चा करना पड़ता है ना। आप कोई बड़ा सारा मशीन ला रहे हो तो पहले 2-3 बार ट्रायल एंड रन होता है, उसका जो भी खर्चा लगा वो भी ऐड कर लो। अगर उस मशीन को फिक्स करने के लिए कोई साइट रेडी करना पड़ा, वो होता है ना कई बार ज़मीन में खड्डा करके उस सबसे ज़मीन को रेडी करना पड़ेगा, तो वो भी आपका कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। कॉस्ट टू ब्रिंग एसेट टू द प्रेजेंट कंडीशन या लोकेशन,
यूज करने लायक कंडीशन में लाना या यूज करने लायक जगह पे लाना के लिए जो भी खर्चा लगे, कोई भी मटेरियल, लेबर या वेजेस आपका लग रहा है उस मशीन को लाने और लगाने में। हाँ, लेकिन अगर कोई स्क्रैप रियलाइज हो जा रहा है उसमें से तो वो माइनस कर लेना। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल या रिमूवल नोन इन एडवांस, तुमको पहले से पता था कि एसेट जहाँ लगा रहे हैं कुछ दिन बाद वहाँ से निकाल के दोबारा कहीं लगाना ही पड़ेगा, तो लगाने का जो वहाँ से निकालने का जो खर्चा लगेगा ना, कई बार एसेट ऐसा होता है जो फिक्स कर दिया जाता है ज़मीन से या दीवार से, तो उसको तो तोड़ के निकालना पड़ेगा पूरा, वैसा कोई खर्चा लगे उसको भी ऐड करोगे। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, एडेड इन प्रेजेंट वैल्यू होना चाहिए। मतलब अगर वो 3 साल बाद, मान लो आप आज एक मशीन यहाँ लगाए, अब आपको पता है इसको 3 साल बाद यहाँ से उखाड़ना ही है, तो आपको आज ही खर्चा पता है ना, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू कन्वर्ट कर लेना और फिर उसको एसेट में ऐड करना। कराएंगे, अभी सब में कराएंगे, डोंट वरी। तो सर नॉर्मली एसेट का दाम, कोई भी नॉन रिफंडेबल ड्यूटी, एसेट के लिए कोई भी खर्चा, ट्रांसपोर्ट, लोडिंग अनलोडिंग, इंस्टॉलेशन, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, कोई प्रोफेशनल फीस, कोई ट्रायल एंड रन का खर्चा, कोई साइट प्रिपरेशन का खर्चा, एसेट को प्रेजेंट लोकेशन या कंडीशन लाने में कोई खर्चा, कोई मटेरियल, लेबर, वेजेस लगा उसके पीछे उसको लाने और लगाने में। और अगर पहले से पता है कि ये एसेट यूज करने के बाद 4 साल बाद यहाँ से उखाड़ा जाएगा, उसको डिस्पोज किया जाएगा या रिमूव किया जाएगा, तो उसका खर्चा अगर आज पता है 3 साल बाद कितना लगेगा, तो उसको आज प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना और ऐड करना। सर ठीक है, समझ गए। अल्टीमेट जर्नल एंट्री क्या पास होगा सब ऐड करने के बाद? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना? हाँ, एक बात और, अब ये चीज़ तो आप बचपन से सीखते आए कि एसेट का लाने का लगाने का जो भी खर्चा लगा सब एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाते हैं एक साथ। लेकिन इसमें एक नया बात क्या सीखने जा रहे हो, बोला कोई भी ये जो हम बोला ना एसेट को उखाड़ने का खर्चा, इसको बोलते हैं डीकमीशनिंग। इसका नाम क्या है इस एक्सपेंस का? डीकमीशनिंग। तो बोल रहा है अगर ये डीकमीशनिंग का कोई खर्चा है ना, तो उसका प्रोविजन बनाओगे ना, तो 3 साल बाद उखाड़ना, आज थोड़ी ना उखाड़ना है ना। तो वो तो आज तो पेमेंट नहीं कर रहे हैं ना अपने, देखो एसेट में ऐड करके हम लिख दिया यहाँ पे, लेकिन बेटा पैसा तो आज वो नहीं गया, वो 3 साल बाद जाएगा, है ना। तो उसको किस लिखोगे? उसका प्रोविजन फॉर डिकम्पोजिशन बोल के लिखते। ठीक है सर, क्या क्या चीज ऐड नहीं करेंगे एसेट का वैल्यू निकालते वक्त? इनॉग्रेशन का अगर कोई खर्चा लग रहा है, नया बिजनेस का, नया बिजनेस किए, उसमें ये मशीन ला के लगाए, आप बोले मशीन का पूजा कराना पड़ा, मशीन लगाए तो लोगों को उसका मिठाई खिलाना पड़ा, खाना खिलाना, मान लो बहुत बड़ा प्लांट लगाया 2 करोड़ का, तो लोग बोले पार्टी दो पार्टी दो, तो दिए, तो उसको मत ऐड कर देना। इनॉग्रेशन का खर्चा ऐड नहीं होगा। उस नया प्रोडक्ट के लिए वो नया मशीन है, तो हम बोले वो नया प्रोडक्ट का हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, वो भी ऐड करेंगे। अरे क्या पागल हो, तो प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट है, मशीन का कोई थोड़ी ना एडवर्टीजमेंट है जो एसेट में ऐड कर दो। ठीक है, वो ऐड मत। देखो अपने को भी पता है ये दोनों लॉजिकल था ना, पहला और दूसरा। जी बता दिया आपको, सब वो अलग बात है, बट अपने को भी पता है सर ये सब ऐड नहीं होता। हाँ, लेकिन तीसरा वाला ना अपने लॉजिक पे कई बार लगता है ही तो ऐड हो जाता। देखो बड़ा बड़ा जब मशीन आता है ना बेटा, तुम्हारे स्टाफ को तुमको ट्रेनिंग देना पड़ता है वो मशीन चलाना सीखने की, तो बेटा जी वो ऐड नहीं होगा, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट ऐड नहीं होगा। ये अगर आपको लग रहा है लॉजिकली हाँ ये नहीं ऐड होना तो वेरी गुड, लेकिन अगर आपको लगता है नहीं सर हम तो सोचते हैं कि ये ऐड हो जाएगा, तो आप ध्यान कर देना। एडमिनिस्ट्रेशन या ओवरहेड कोई खर्चा लग रहा है, उस मशीन को संभालने का कोई खर्चा लग रहा है, अरे सर मशीन का संभालने का खर्चा मशीन में ऐड नहीं भी होना चाहिए, है ना। रीलोकेशन खर्चा, कहीं और जगह ले जा रहे हैं तो ले जाने का खर्चा, कहीं और जगह ले जाने का, वो नहीं ऐड होगा। मशीन को पहली बार ला रहे हैं तो उसको लाने का खर्चा यानी कोई ट्रांसपोर्ट चार्ज लगा तो ऐड होगा, लेकिन बाद में थोड़ा दिन बाद उसको उठा के कहीं और ले जा रहे हैं तो हम ये नहीं बोल सकते उस खर्चा को भी ऐड कर लेंगे मशीन में। मतलब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एट द बिगिनिंग ऐड होता है, लेकिन बार बार अगर कहीं आप उसको उठा के ले जा रहे हो थोड़ी ना उसमें ऐड करते जाओगे हर बार खर्चा, नहीं ना। जब रीलोकेशन कॉस्ट नहीं ऐड हो रहा है तो लास्ट में जब हम लोग उसको बिल्कुल मतलब क्या, जब स्क्रैप वैल्यू में आ जाएगा तब उसको जब डिस्पोज करेंगे उसका कॉस्ट क्यों ले रहे हैं? नहीं बेटा उसका कॉस्ट नहीं था वो, आपको पता था एक बड़ा खर्चा है जो मशीन को डीकमीशनिंग करने के लिए लगेगा, बड़ा खर्चा है। छोटा मोटा खर्चा है ना बेटा वो नहीं ऐड करने बोल रहे,
लेकिन डीकमीशनिंग का जब बात करता है दैट मीन दे आर टॉकिंग अबाउट एनी बिग एक्सपेंडिचर। उस मशीन को उखाड़ने के लिए आपको बहुत लंबा चौड़ा खर्चा करना पड़ेगा, और वो एडवांस में ही आपको पता था, उसका बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं इसी के ऊपर। देखो अपने को यहाँ पे अपने को 2-3 एग्जांपल ही सॉल्व करना है। परचेज लैंड फॉर 50 लाख, हम एक ज़मीन खरीदा 50 लाख का, ठीक है। उस लैंड के ऊपर एक पुराना बिल्डिंग खड़ा था, हमको उसको डिमोलिशन करना पड़ा, उस पर भी 5 लाख का खर्चा लग गया। सोल्ड ओल्ड बिल्डिंग मटेरियल, और वो जो स्क्रैप निकल के आया ना पुराना बिल्डिंग को जब तोड़ के हटाया ज़मीन से, तो उसका ईंट पत्थर लोहा सरिया बहुत कुछ निकला, वो हम 1 लाख में बेच दिए। लीगल चार्जेस फॉर द परचेज ऑफ परचेज, ये खरीदने के लिए भी ना हमको लॉयर वायर का खर्चा करना पड़ा, लीगल चार्जेस लगे, कोर्ट केस हो सकता है, केस लड़ना पड़ा हो, ठीक है, वो भी मेरा 2.5 लाख लगा, और मेरे को इंश्योरेंस भी लगा 1 लाख। तो अल्टीमेटली बेटा क्या होना चाहिए, लैंड का 50 लाख तो लगा ही, उस पर एक बिल्डिंग तोड़े वो भी तो 5 लाख खर्चा है, वो ज़मीन को अपनी यूजफुल कंडीशन में लाने के लिए। स्क्रैप 1 लाख का रियलाइज हुआ, वो माइनस कर देंगे। हाँ, यानी आप यहाँ से 4 लाख भी लिख सकते थे, आप 5 लाख माइनस 1 लाख भी लिख सकते हो। 2.5 लाख लीगल चार्ज लगा, वो ऐड होगा, और 1 लाख का इंश्योरेंस लगा, वो ऐड होगा, ठीक है। तो आपका कॉस्ट ऑफ पीपीई कितना हो गया, 57.5 लाख। तो एंट्री हो जाएगा एसेट अकाउंट डेबिट। किसी भी तरीके का इंश्योरेंस लगेगा क्या, मतलब रास्ते का इंश्योरेंस, ट्रांजिट इंश्योरेंस का बोले, हाँ रास्ते का ट्रांजिट इंश्योरेंस लगेगा, वो लगेगा खाली। अब अगर आप बेटा लैंड है, हाँ। कुछ मशीनें ऐसी होती है ना जिनका हमको बार बार हर साल इंश्योरेंस कराना होगा, वो तो मेरा पीएल में जाएगा, वो थोड़ी ना एसेट का कॉस्ट बढ़ाएगा। लेकिन लाने के लिए हमको रास्ते का इंश्योरेंस कराना पड़ा, वो 1 टाइम इंश्योरेंस, ठीक है। हाँ वही, ये वाला टाइम गारंटी इंश्योरेंस। हाँ, ये टाइम गारंटी इंश्योरेंस है, 1 टाइम में, ठीक है। हाँ सर, एक और थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी है, लेकिन ये आपको समझ में आएगा। अगर कोई सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट होता है, सर ऊपर वाला एसेट तो खरीदने जैसा फीलिंग आ रहा था, मतलब जो आइटम पड़े थे, परचेज का बात कर रहा था, लेकिन अगर सर हम एसेट खुद कंस्ट्रक्ट करें, वो भी तो होता है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां करती है, अपना खुद का एसेट खुद बनवाती है। हाँ। तो उसमें क्या आएगा, तो देखो बोला अगर कुछ मटेरियल लगेगा, डायरेक्ट मटेरियल वो आएगा, डायरेक्ट लेबर आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, ये 3 तो सर आना ही था उस एसेट को बनाने के लिए। जो डायरेक्ट मटेरियल लगा, डायरेक्ट लेबर लगा और डायरेक्ट एक्सपेंस लगा, कॉस्ट शीट पढ़ते वक्त समझते थे, ठीक है ना। हाँ, अगर ये एसेट बनाने के लिए तुमको कोई तुम्हारा ही एक डिपार्टमेंट मदद कर रहा था, और वो डिपार्टमेंट इसमें कुछ प्रॉफिट भी कमा लिए, मान लो तुम एक बिल्डिंग बना रहे हो, तुम रियल एस्टेट बिजनेसमैन हो, तुम बिल्डिंग बना रहे हो, तुम्हारा एक डिपार्टमेंट का काम है बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना, और एक डिपार्टमेंट का काम है ये सब रॉ मटेरियल खरीदना, दूसरे बिल्डिंग बनाने में जो काम लगता है, वहीं से रॉ मटेरियल आ गया। अरे हम जब दूसरों को बिल्डिंग बना के देते हैं तो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, तो अपना बिल्डिंग बनाने के लिए रॉ मटेरियल बाहर से थोड़ी खरीद के लाएंगे। नहीं। हाँ, लेकिन सर मेरा वो डिपार्टमेंट ना बहुत चालू था वो डिपार्टमेंट मेरे से प्रॉफिट कमाया, सर वो माइनस कर लेना। अरे अपने आप से प्रॉफिट कमा के एसेट का वैल्यू थोड़ी बढ़ा लोगे। 4 लाख का रॉ मटेरियल में भी तो करते, हाँ 4 लाख का रॉ मटेरियल वो हमको 5 लाख में दे दिया, तो हम थोड़ी ना 5 लाख ऐड कर लेंगे, तब तो फिर हम बोलेंगे 8 लाख, आप 4 लाख की 10 लाख का प्रॉफिट दिखाओ ना, कॉस्ट ऑफ द एसेट बढ़ जाएगा, ज़्यादा डिप्री क्लेम कर पाएंगे, ये तो बदमाशी हो गया, तो ये नहीं कर सकते। तो वो प्रॉफिट अगर कोई कमा रहे इंटर डिपार्टमेंट तो माइनस कर लेंगे। अब बात आता है और भी बहुत सारे ओवरहेड लगते हैं जो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है ना, हो ही सकता है सर। डायरेक्ट तो सब आप ऐड कर लिए, कुछ इनडायरेक्ट ओवरहेड भी तो लग सकते हैं ना आपके, तो सर उनका क्या होगा बेटा, उनका आपको एलोकेबल वैल्यू निकालना पड़ेगा कि अगर वो मेरा 5 लाख लगा तो इस काम के लिए कितना लगा, है ना। 5 लाख रॉ मटेरियल लाए थे, 3 अलग से जैसे फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, वो सब अलग अलग बोल देते हो क्या? बोल तो देते हैं, बट बेटा इसमें एडमिन ओवरहेड क्यों आएगा? हाँ आ सकता है सर, मेरा कोई मैनेजर था, बिल्कुल आ सकता है सर। मेरा एक मैनेजर था, वो मेरा नॉर्मल फैक्ट्री में मैनेजमेंट तो देखता ही था, हम उसको बोला था दिन का 2 घंटा जाके ना थोड़ा देर बीच में साइड का विजिट भी करके आ जाना, बिल्डिंग ठीक बन रहे थे। अब वो मैनेजर को मेन सैलरी तो हम बोला लो 50,000 रुपये तुम्हारा सैलरी है महीना का, तो ये बिल्डिंग बनने में 4 मंथ लगा,
तो हम मैनेजर को तो 2 लाख सैलरी दिया, बट क्या मैनेजर को 2 लाख पूरा सैलरी यही बिल्डिंग बनाने का काम देखने के लिए दिए? नहीं ना। मेरा तो मेन काम तो कुछ, मान लो मेरा मेन काम था रियल कंस्ट्रक्शन का काम था, और ना क्लाइंट का बिल्डिंग बनाता था, वहाँ ये नज़र रखता था, सुपरवाइजर था वहाँ पे। जी जी। तो सर आपको देखना पड़ेगा वो कितना टाइम यहाँ डिवोट किया, कोई तरीका बताएगा आपको, वो तरीके से आपको इस 2 लाख को थोड़ा सा फिगर निकाल के यहाँ ऐड करना पड़ेगा। ठीक बात? हाँ। और माइनस क्या करेंगे, एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा आपको दिखेगा मुश्किल से, बट सुन लेना ताकि अपना नोट लिखते हुए ठीक से लिख लो, बाद में लिखा था सर। एक चीज़ माइनस भी करना होगा, जो भी एसेट ये बिल्डिंग बनाने में यूज़ हो रहा है, सॉरी ऐड होगा, सॉरी ऐड होगा, जो भी एसेट बिल्डिंग बनाने में यूज़ हो रहा है उसका डिप्रिसिएशन। ये बिल्डिंग बनाने की बड़ा क्रेन लग रहा है, हो सकता है कुछ बड़े बड़े एसेट लगते हैं ना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, उनका डिप्री भी इसमें ऐड होगा, जितना हिस्सा इनके लिए लग रहा है, तो आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ डिप्री सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट का। ठीक है। अगर सर कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो नहीं बेटा, उसको यहाँ कुछ नहीं करेंगे। एबनॉर्मल लॉस को हम लोग पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं ना, तो एबनॉर्मल लॉस एसेट से माइनस नहीं होगा। ये एक अच्छा बात सीखे। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला पीपीई ऑन हायर परचेज। अगर हम हायर परचेज पे कोई एसेट खरीद रहे हैं तो उसका अपने लिए परचेज प्राइस कितना माने, तो बोला अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल नॉट बी पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ पीपीई, इट विल गो टू पीएल। हाँ, अनलेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 अलाउ करता है। तो जब हम ईएमआई पे एसेट खरीदते हैं बेटा हायर परचेज पे, तो फिर सर तब तो सिंपल रूल है, आपको इंटरेस्ट का खर्चा जो लग रहा है ईएमआई में वो आपको पीएल में भेजना पड़ेगा, और सीपी जो कॉस्ट प्राइस है हायर परचेज प्राइस माइनस सीपी इंटरेस्ट आएगा। तो ये इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, पीएल में, और ये सीपी कहाँ जाएगा, एसेट में। लेकिन अगर आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप पढ़ेंगे जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नेक्स्ट क्लास में, तो आप पढ़ोगे कि कुछ केसेस में इंटरेस्ट को भी एसेट में ऐड करना अलाउड करता है। तो अगर आपके ऊपर वो वाला पार्ट एप्लीकेबल हो रहा है देन आप इंटरेस्ट को ऐड कर लेना एसेट में, अदरवाइज नॉर्मली क्या बोलोगे, इंटरेस्ट पीएल में जाएगा। हाँ, अगर सर हम एक्सटेट को एक्सचेंज में ले रहे हैं तब क्या वैल्यू मानेंगे, अलग अलग केस पढ़ा रहा है बेटा। आपको एक बार पढ़ाया परचेज करने का, एक पढ़ाया सेल्फ कंस्ट्रक्शन का, एक पढ़ाया हायर परचेज में क्या करेंगे, और एक पढ़ा रहा है कि अगर हम एसेट को एक्सचेंज में लें। कई बार होता है ना, हम आपको एक मशीन दिया, बदले में आपसे दूसरा मशीन लिया, अरे जो मोबाइल में एक्सचेंज चलता है। बट सर मोबाइल वाला एक्सचेंज में क्या होता है, मोबाइल वाला एक्सचेंज में होता है नया वाला मोबाइल अगर 16,000 का है तो पुराना मोबाइल का 3,000 माफ़ हो गया, बाकी हमसे 13,000 रुपये ले लिए। बट बड़ी बड़ी मशीनों में कई बार ये भी हो जाता है बेटा कि हम कोई पैसा दे ही नहीं रहे, हम एक मशीन के बदले नॉर्मल मशीन ले रहे हैं, उसी वैल्यू पर। हाँ, उसी वैल्यू पर। तो फिर यहाँ पे बोला कि नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन है, मतलब मशीन के बदले हम मशीन ही दे रहे हैं, तब क्या होगा, तो बोला 3 में से कोई एक वैल्यू ले लो। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, न्यू एसेट, नया एसेट का या तो फेयर वैल्यू को तुम अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लो। सर नया एसेट का फेयर वैल्यू अगर गिवन है तब, अगर नया एसेट का फेयर वैल्यू नहीं गिवन है तो सर जो एसेट हम दे रहे हैं उसका आज के दिन मेरे बुक्स में WDV कितना, बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, जो एसेट दे रहे हैं वो ले लो। तो या तो आपको नया एसेट का फेयर वैल्यू पता है तो वो ले लो, अगर वो नॉट गिवन है तो जो एसेट दे रहे हैं उसका वैल्यू ले लो। आपके दिन आज के दिन जो बुक वैल्यू है वही उस नया एसेट का वैल्यू मान लो। ठीक है ना। इस पे देखो 2-3 एग्जाम्पल कराया, इस पे 2-3 एग्जाम्पल कराया। बोला ओल्ड कार है 80,000 का, ठीक है, जिसका एक्सचेंज वैल्यू अगर आज के दिन कराने जाए तो 1 लाख बनता है, और एक नया कार हम लेकर आए जिसका दाम है 7 लाख रुपए। क्लियर है बात। 80,000 मेरे बुक में कार का वैल्यू है, लेकिन कार कंपनी मेरे एसेट को 1 लाख में लेने को रेडी है, और हम उनसे ले रहे हैं 7 लाख का नया गाड़ी। क्वेश्चन समझ में आया। 1 लाख के बदले 7 लाख का गाड़ी नहीं, 1 लाख के बदले नहीं बेटा, बाकी पैसा तो ले गई। अरे गाड़ी, नया गाड़ी का दाम अगर 7 लाख है तो कोई दुकानदार आपसे ऐसे तो नहीं करेगा। 1 लाख का एक्सचेंज रेट माइनस करके 6 लाख। हाँ, पैसा कर देंगे 6 लाख, हम पेमेंट कर देंगे।
तो एंट्री कैसे होगा देखो, न्यू कार अकाउंट डेबिट 7 लाख, जी टू ओल्ड कार गया मेरा 80,000 का, क्योंकि मेरे बुक में तो उसका 80,000 ही वैल्यू है ना, तो बुक से तो हमको उसको 80,000 ही कैंसिल करना पड़ेगा, वरना एसेट अकाउंट बंद नहीं होगा ना। लेकिन सर वो लोग तो इसका वैल्यू 1 लाख माने। बोला कोई बात नहीं, 20,000 का तुमको फायदा हुआ ना, तो 2 PL कर दो और बाकी 6 लाख तुम दे दो। देखो हो गया ना 80 + 20 1 लाख पूरा एंट्री। तो 80,000 कार में ओल्ड कार कैंसिल हो गया, क्योंकि बेटा जी अगर मेरा बैलेंस शीट में तो ओल्ड कार का बैलेंस BD 80,000 ही होगा ना। तो अब अगर हम कैंसिल करेंगे तो ज़्यादा वैल्यू पे कैसे कैंसिल कर सकते हैं? हम अगर 1 लाख में कैंसिल कर देंगे तो एसेट बंद ही नहीं होगा। तो हमको बंद करने के लिए हम क्या किया, हम यहाँ 80 किया, बाकी PL को PL में डाल दिया, और हुआ भी वही है ना। 80,000 का गाड़ी 1 लाख में गया तो 20,000 का तो फायदा ही हुआ है, प्रॉफिट हुआ। हाँ और 6 लाख हम उसको कैश में दिया, मतलब टू बैंक। इसी में और एग्जाम्पल को बढ़ाते हैं। बोला बिल्डिंग परचेज एंड अमाउंट पेड बाय इशूइंग 10,000 शेयर्स ऑफ 15 रुपीज ईच। एक बिल्डिंग खरीदा हम, बोला बिल्डिंग के बदले पैसा नहीं देके हम क्या दे रहे हैं, मेरी कंपनी का शेयर्स दे रहे हैं। 10,000 शेयर दे रहे हैं, 10 रुपये फेस वैल्यू वाला, 15 रुपये में, मतलब 5 रुपये प्रीमियम पे। तो मेरा क्या जा रहा है एक्चुअली में, सर आपका 10,000 × 15 1.5 लाख रुपये जा रहा है। तो 1.5 लाख का बिल्डिंग का वैल्यू मान लेंगे। बोला था ना एसेट गिवन का वैल्यू। अगर एसेट टेकन का वैल्यू नहीं पता, जो आप दे रहे हो उसका वैल्यू ले लो, है ना। ऊपर 2 ही तो पढ़े थे तरीका। तो देखो यही तो किया। आप बदले में क्या दे रहे हो, शेयर कैपिटल 1 लाख का, क्योंकि 10,000 × 10 कैपिटल में ऑलवेज फेस वैल्यू जाता है, ठीक बात। लेकिन बाद में क्या करोगे, और यहाँ पे SPR में बाकी 50,000 डाल दोगे, 10,000 × 5। तो बिल्डिंग आया और शेयर गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू एसेट नहीं पता, मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट भी नहीं पता, लेकिन बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट पता है। तो सर यही तो आप ऊपर पढ़ाए थे, जब नए एसेट का मार्केट वैल्यू नहीं पता हो, जो एसेट दे रहे हैं उसका भी मार्केट वैल्यू नहीं पता हो, तो जो एसेट दे रहे हैं उसका बुक वैल्यू ले लीजिए। तो न्यू एसेट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड एसेट करके एंट्री हो जाएगा 1 लाख, ठीक ना। ऊपर जो 2 पॉइंट पढ़े थे ना बेटा, ये लोग उसी पे घुमा फिरा के अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बना रहे, और हम क्या किया, जितना क्वेश्चन बन सकता था हम सब यहाँ पे ले लिए, ताकि आपका एक तरीके से प्रैक्टिकल सम पढ़ना भी होगा। नेक्स्ट क्या बोला, एक और एग्जांपल लेते हैं। परचेज मशीन नहीं पता कितने का, बदले में हम शेयर कितना का दिया है वो पता है। 7,500 शेयर दिए, जिसका मार्केट वैल्यू आज के दिन 95 ईच है, मेरा फेस वैल्यू 100 है। क्या करें सर, ऊपर तो ये क्वेश्चन किए ही थे। 7,500 × 95 मानिए एसेट का दाम। नहीं बेटा, ऊपर भी क्या किए थे, वैल्यू लिए थे ना। नहीं देखो एक चीज, 10,000 × 15 किए थे ना। हाँ तो 1.5 लाख लिए थे ना नया एसेट का दाम। तो हाँ वो एंट्री करते समय शेयर कैपिटल में हम 10,000 1 लाख ही डाला, बाकी प्रीमियम में डाल, तो यहाँ बाकी डिस्काउंट में डाल देंगे, है ना। 5 रुपया। अब हम देखो एसेट का दाम कितना मांगेंगे ये पूछा है यहाँ से, तो 7,500 × 15 95 कर लीजिए ना सर, 7,12,500 आप एसेट का दाम मान लीजिए। तो आपका एंट्री क्या हो जाएगा, एसेट अकाउंट डेबिट 7,12,500 टू शेयर कैपिटल, डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू टू टू शेयर कैपिटल, ठीक है ना। हो जाएगा ये चीज, शेयर कैपिटल में × 100 जाएगा, डिस्काउंट में 5 रुपये चला जाएगा। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे आखिरी इस टॉपिक के ऊपर, फिर नया टॉपिक आ जाएगा। न्यू प्लांट एक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड बाय पेमेंट ऑफ 20,000, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लांट इज 1,75,000, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू प्लांट इज 1.5 लाख। क्वेश्चन समझे। आप एक नया मशीन खरीदे हो, प्लांट मशीन जो भी बोल लो, 20,000 रुपया पेमेंट किए उसके बदले में, और एक पुराना मशीन भी दिए जिसका बुक वैल्यू कितना है 1,75,000, लेकिन आज के दिन उसका फेयर मार्केट वैल्यू कितना है नया प्लांट का
एग्जैक्टली। तो यहाँ पर तो सर हमको नया प्लांट का तो वैल्यू पता है ना। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल एग्जांपल है बेटा, क्योंकि अभी तक आप ये पढ़े हो कि अगर नया प्लांट का वैल्यू पता है तो नया प्लांट का वही वैल्यू ले लो, यही तो पढ़े, बट यहाँ लिया नहीं है, ठीक से गौर करो। यहाँ बोल रहा है मेरा 1.5 लाख का पुराना प्लांट गया, एक मिनट, 1.5 लाख का कैसे गया? नहीं 1,75,000 का। ये तो नहीं किया 175। यहाँ गौर करने लायक क्या है, आपका बुक वैल्यू बताइए 1,75,000 बता रहा है, लेकिन नया वाला जो मशीन आ रहा है ना उसका ही फेयर वैल्यू 1.5 लाख है। मतलब वो आपके ओल्ड प्लांट के वैल्यू से, यही बोला था मैं, एक्सेप्शनल बात बोलने जा रहा था ना यहाँ पे, यही एक्सेप्शनल बात है। आपका पुराना मशीन का वैल्यू 1,75,000 है आपके बुक्स के हिसाब से, लेकिन जब जो फेयर वैल्यू ऑफ न्यू प्लांट की जो है वो 1.5 लाख है, मतलब वो आपके ओल्ड वैल्यू से भी कम है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना बेटा, और आप उसको 20,000 कैश भी दे रहे हो, देख लो ऊपर से। तो क्या करेंगे इस केस में, सर हम लोग ये मान लेंगे नया प्लांट का जो फेयर वैल्यू है ना वही मेरे ओल्ड प्लांट का वैल्यू है। अगर आपके ओल्ड प्लांट का बुक वैल्यू न्यू प्लांट के फेयर वैल्यू से कम है तो आप क्या करोगे, न्यू प्लांट का फेयर वैल्यू को ओल्ड प्लांट का वैल्यू मान लो, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे, मेरा ओल्ड प्लांट गया 1.5 लाख का और 20,000 का हम कैश भी दिए, ठीक है। लेकिन सर आप तो 1,75,000 आपका बुक वैल्यू है और आप 1.5 लाख उसका औकात मान लिए, तो बेटा जी हम मान लेंगे ना कि 25,000 का हमको लॉस हो रहा है। हाँ, तो बाकी मेरा बैलेंसिंग फिगर नया प्लांट का वैल्यू बन जाएगा। ये एक एक्सेप्शनल केस है, जब भी आपके पुराने प्लांट का फेयर वैल्यू, पुराने प्लांट का बुक वैल्यू न्यू प्लांट के फेयर वैल्यू से भी कम हो, ज्यादा हो, तब आप क्या करोगे, न्यू प्लांट का फेयर वैल्यू को ही ओल्ड प्लांट का वैल्यू मान लो आज के दिन का। जितना रुपया आप पे कर रहे हो वो भी टू बैंक हो जाएगा। अब जो न्यू प्लांट का और ओल्ड प्लांट का, न्यू प्लांट का फेयर वैल्यू और ओल्ड प्लांट का बुक वैल्यू में जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका लॉस हो गया, पीएल में चला जाएगा, और जो डिफरेंस बचेगा वो न्यू प्लांट का वैल्यू हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है सीएमए एग्जाम में, ठीक है। सारे एग्जाम्पल क्लियर है। अब कुछ अदर क्लैरिफिकेशन है छोटे छोटे। एसेट नॉट हैविंग सिग्निफिकेंट वैल्यू नॉट टू बी कैपिटलाइज। कभी कभी क्या होता है ना बेटा, एसेट तो है वो, उसका औकात तो एसेट जैसा है, वो सारा डेफिनेशन मीट कर रहा है। क्या डेफिनेशन, ये वाला आप यूज भी कर रहे हो ऑफिस पर्पस के लिए। जैसे एग्जांपल दे रहा है कैलकुलेटर, आप यूज कर रहे हो ऑफिस पर्पस के लिए, बिल्कुल कर रहे हो। क्या उसका लाइफ 12 महीने से ज्यादा है, बिल्कुल है। क्या वो आपको कोई इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है, बिल्कुल दे रहे हैं। क्या उसका वैल्यू डिटर्मिनेबल है, बिल्कुल है ना। कैलकुलेटर में चारों खूबी है। लेकिन सर एक कैलकुलेटर का दाम 300, 350, 400 रुपये, उसको क्या एसेट माने और क्या नहीं माने, सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है उसका। अब एग्जांपल बता देते, रियल लाइफ में लोग क्या करते हैं, 5,000 के नीचे का एसेट होता है ना, उसको एसेट की तरह मानते ही नहीं, उसको कैपिटलाइज नहीं करते, मतलब बैलेंस शीट में लेके नहीं जाते, उसको एक्सपेंस की तरह पीएल में डाल के उड़ा देते, उसको स्टेशनरी आइटम में डाल के उड़ा देंगे कैलकुलेटर में। मतलब ये बोलना ये चाहता है कि अगर एसेट का सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है तो उसको जबरदस्ती कैपिटलाइज मत करो। अब देखो 400 रुपये का मैं कैलकुलेटर डालेगा बैलेंस शीट में, मान लो ऐसे मेरे 4 कैलकुलेटर है ऑफिस में, तो भी 1,600 रुपये का होगा। 160 रुपये का डिप्रिसिएशन आएगा अगर 10% करके करेंगे तो। मतलब पे फालतू का ट्रीटमेंट बढ़ रहा है और कुछ नहीं, है ना। मतलब इन टोटल अगर 5,000 से कम हुआ, हाँ, मतलब जितने यूनिट्स होंगे, हाँ, या फिर सिंगल यूनिट, तो आप ये 5,000 का लिखा नहीं है बेटा जी, ये लोग प्रैक्टिस में फॉलो करते हैं, ये रियल लाइफ में। हाँ, ये रियल लाइफ में होता है। यहाँ बोला सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है, तो अब सिग्निफिकेंट वैल्यू का कोई डेफिनेशन नहीं दिया, लेकिन ठीक है जी जी। अच्छा, अगला इंपॉर्टेंट आइटम क्या बोला क्लैरिफिकेशन के लिए, कैन ग्रुप स्मॉल वैल्यूज ऑफ सिमिलर एसेट इन सेम ग्रुप। हाँ,
अगर एक जैसे नेचर के एसेट है, मान लो मेरे यहाँ टेबल चेयर है, अब हम 100 टेबल है मेरे पास, तो बेटा जी हम क्या अलग अलग टेबल करके लिखे सकते? सर उसको एक साथ जोड़ के एक ग्रुप बना दीजिए ना उसका, है ना। तो अगर स्मॉल वैल्यूज के एसेट है बहुत सारे, तो उनको आप सिमिलर ग्रुप में, स्मॉल वैल्यू लेकिन बोला अगर बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू के एसेट्स है तो उनको अलग अलग रखोगे। अब बेटा जी आपके होटल में ना छोटी छोटी चेयर्स है, उनको आप ग्रुप कर दो, लेकिन जो डाइनिंग रूम में बड़ी वाली टेबल होती है ना बड़े बड़े होटल में, उसको ग्रुप मत करो, उसको अलग रहने दो। ठीक बात बोला ये, है ना। मतलब ये कैसे क्लासिफाई करेंगे कि कितना बड़ा होगा? तो मतलब देखो बोला ना उसको ऑर्गेनाइजेशन एक के बाकी अलग- एसेट के वैल्यू पे डिपेंड करता है। हम तो इसीलिए बोला 5,000 के नीचे के एसेट्स को लोग एक साथ करके छोड़ देते हैं। वो 5,000 का क्राइटेरिया रियल लाइफ में फॉलो होता तो स्टेशनरी में डाल देंगे। हाँ हाँ है। यहाँ पे चेयर टेबल है ना, स्टेशनरी में नहीं डालेंगे, अदर मिसलेनियस करके डाल देंगे। नहीं, इसको एसेट में तो रिकॉर्ड करने बोला ही है, सॉरी अरे ये बोला ना सिमिलर नेचर के बहुत सारे एसेट हैं। हाँ, एसेट में लेंगे हाँ, लेकिन सिमिलर नेचर। हाँ, अगर कोई सेफ्टी एंड एनवायरमेंट एसेट्स आपके हैं, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर है ना, तो उनको क्या करें सर? उनको टेंजिबल एसेट की तरह मानिए, बहुत काम का एसेट है। कोई अगर इरेगुलर सर्विस या स्टैंड बाई इक्विपमेंट है, कोई स्पेयर पार्ट्स पड़ा है आपके पास बहुत सारा जो कभी कभी काम लगता है मशीन में खराब होने पे, ठीक है ना, शुड बी अकाउंटेड इन नेक्स्ट। अगर आपका कोई इरेगुलर एसेट है, कोई स्पेयर पार्ट्स है एसेट्स का, कोई स्टैंड बाई इक्विपमेंट, आप काम नहीं लगाते हो लेकिन उसको स्टैंड बाई में रख के रखे हो, जब जरूरत पड़ेगा तो काम लगेगा, ऐसा हो ही सकता है। तो उनको भी आप एसेट की तरह दिखाओ बिल्कुल, ठीक है। आप उसमें डाल दोगे ना करंट एसेट में, इन्वेंटरीज में, क्लोजिंग स्टॉक में, स्पेयर पार्ट्स है अगर तो, और अगर बड़ा इक्विपमेंट है, कोई बड़ा मशीन फसीन है, तो ठीक है सर, उसको अलग से रिकॉर्ड करके रखेंगे, ब्रैकेट में कहीं मेंशन कर देंगे कि ये यूज नहीं हो रहा है, ये स्टैंड बाई में। डिस्क्लोजर देना तो जरूरी होता है ना। अगला टॉपिक, आप पूरा टॉपिक बदल रहे हैं, क्या है अगला टॉपिक में? अब तक हो गया एसेट का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, हो गया। कभी कभी क्या होता है, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन का एक बात कर रही है। ये सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन क्या होता है सर? कई बार क्या होता है, जब एसेट खरीदते हैं उसका एक्सपेंस तो एसेट में ऐड करते ही है ना, लेकिन कभी कभी एसेट को यूज करते भी इसके ऊपर बहुत सारा खर्चा चलता रहता है। क्या उनको कैपिटलाइज करें या नहीं करें? जनरली बोलता है नहीं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे ये सब खर्चा ऐसा है सर कि आपको कैपिटलाइज करना चाहिए। मतलब 3 साल हो गया एक एसेट को यूज करते हुए, अब उस पर एक खर्चा हुआ तो वो खर्चा भी एसेट में ऐड करने का बात होगी। सर नॉर्मल क्या बोला, अगर डे टू डे सर्विस का एक्सपेंस है तो पीएल में डालिए, माथा बच्ची मत कीजिए। अगर कोई एसेट को रिप्लेसमेंट कर रहा है, कोई मेजर पार्ट ये जो एसेट का पूरा बदल रहे हैं, उसको कैपिटलाइज कीजिए, ठीक है। मतलब जो मशीन का स्पैन, मतलब लाइफ स्पैन बढ़ाएगा, हाँ, कैपेसिटी बढ़ाएगा, लाइफ स्पैन बढ़ाएगा। हाँ, अच्छा, कोई अगर इंस्पेक्शन वगैरह का कॉस्ट होता है, जनरली पीएल में जाता है। इंस्पेक्शन का खर्चा, मशीन ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बहुत सारी कंपनी में होता है ये खर्चा। बाहर से एक्सपर्ट बुलाते हैं या खुद की टीम भी घूम फिर के पूरा ऑयलिंग डाल के चेक करके देखती है मशीन ठीक काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ बोला अगर इंस्पेक्शन का कॉस्ट स्मॉल है तो राइट ऑफ कर दो, पीएल में डाल दो। लेकिन कभी कभी मेजर इंस्पेक्शन हो रहा है, एग्जांपल देंगे आपको भी, उसको कैपिटलाइज करो। जैसे एयरलाइंस में क्या होता है, बड़ी बड़ी जो प्लेन्स होती है ना, उनका टाइम टू टाइम ना पूरा एक्सपर्ट को बुला के रिव्यू करवाया जाता है, हर 2-3 साल में एक बार। सर क्यों? अरे भाई रिस्की है ना, ऊपर जाके कहीं हवा निकल गया उसका तो हो जाएगा कल्याण, सब लोग एक साथ। रिस्की लाइफ है ना, एरोप्लेन है, हवा में जाके कुछ भी हो सकता है, तो टाइम टू टाइम उसका इंस्पेक्शन होना बहुत ज़रूरी है सर। कोई पार्ट पता चला, अपने को लग रहा है सब नॉर्मल है, लेकिन अंदर ही अंदर कोई पार्ट ऐसा घिस गया है जो ऊपर में जाके बहुत तेज चला और उसका हालत खराब और वो बंद हो गया या खराब हो गया, टूट गया, तो इसकी हो जाएगा। तो सर कई एरोप्लेन वगैरह का जो मेजर
अगर इंस्पेक्शन हो रहा है तो उसको कैपिटलाइज करता है वो लोग। ठीक बात, मतलब वो एसेट के अकाउंट में ऐड होता जाएगा एकदम उसी सही बात। एसेट के अकाउंट हाँ में। एकदम। देखो चार्ज टू पीएल या राइट ऑफ टू पीएल बोलते हैं ना, चार्ज टू पीएल एक लैंग्वेज है बेटा, जो स्टाइलिश लैंग्वेज चलता है फाइनेंस में। चार्ज टू पीएल मतलब उसको एक्सपेंस की तरह ट्रीट करने बोल रहा है, और कैपिटलाइज करने बोल रहा है मतलब उसको एसेट में ऐड करने बोल रहा है। क्लियर है? चलो ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया। सर जनरल रिपेयरिंग है तो पीएल में डालिए ना, नॉर्मल रिपेयरिंग है इलेक्ट्रॉनिक मोटर वगैरह का पीएल में डालिए ना, पार्शियल रिप्लेसमेंट है छोटा मोटा पार्ट रिप्लेट कर रहे हैं सर पीएल में डालिए ना, सब्सिक्वेंट इंप्रूवमेंट कर रहे हैं आगे ना, लाइफ या कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं तो कहाँ डालिए, जो उसका एफिशिएंसी बढ़ाएगा हम बोले थे तो उसको कैपिटलाइज कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो मेथड लिया है लोग कि कैसे वैल्यूएशन ले। बोला मेजरमेंट ऑफ पीपी आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन। तो देखो दो मेथड है, कॉस्ट मेथड और रीवैल्यूएशन मेथड। बोला चॉइस ऑफ मेथड आपके ऊपर है, आप कौन सा मेथड लोगे। रिवैल्यूएशन इज रिकमेंडेड बाय AS10 फॉर फेयर प्रेजेंटेशन। देखो जनरली एक बात समझना बेटा, हर साल कोई भी अपने बैलेंस शीट में एसेट का वैल्यू सिर्फ डिप्रिसिएशन के अलावा कोई तरीके से बदलता नहीं है ना, सिर्फ डिप्री माइनस करता, बाकी एज इट इज चलता जाता है। नॉर्मली लोग यही करते, तो ये मना नहीं है, ये वाला तरीका तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बोल ही दे कि आप कर सकते हो कॉस्ट मेथड। ठीक है, लेकिन कभी कभी आप लोग पार्टनरशिप जब पढ़ते थे अपने नहीं कहते रीवैल्यूएशन ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ये रिकमेंड करता है, रिकमेंड किया कंपलसरी नहीं, कि आपको रिवैल्यूएशन करना चाहिए एसेट्स का। अगर आपको लग रहा है 3-4-5 साल यूज करने के बाद कि एसेट का मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है जबकि बुक वैल्यू बहुत कम है, तो रीवैल्यू कीजिए ऊपर की तरफ। और अगर आपको लग रहा है आपके बुक्स में भले एसेट का दाम 5 लाख है लेकिन आज के दिन इसका मार्केट में 2 लाख का भी औकात नहीं है, वैल्यू गिराइए, रीवैल्यू डाउनवर्ड कीजिए। ठीक बात ना। तो ये आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एडवाइस करता है, रिकमेंड करता है, कंपलसरी नहीं बोला है। आप बोलते नहीं हम तो नहीं करेंगे, हम तो कॉस्ट पे रखेंगे, बस हर साल खाली डिप्री माइनस करेंगे। ठीक है, आपका चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं, मत कीजिए मार्केट वैल्यू से कंपेयर, लेकिन करना चाहिए, ये रिकमेंडेशन। ठीक बात। तो करेंगे कैसे अब? तो देखो यहाँ पे कुछ की पॉइंट बोला, रिवैल्यूएशन एडॉप्टेड एप्लीकेबल ऑन सेम क्लास ऑफ एसेट नॉट फॉर ऑल। हाँ ये बड़ा काम का बात बोला। अब आपके यहाँ पे मशीन भी है, टेबल भी है, फर्नीचर भी है, आप मशीन को तो रिवैल्यू करना चाहते हो लेकिन टेबल फर्नीचर को रिवैल्यू नहीं करना चाहते, आपका चॉइस, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर अगर मशीन पे अप्लाई किया तो ये बात बोलना 3 मशीन पे करेंगे और 2 मशीन पे नहीं, ये नहीं कर सकते। एक क्लास के सारे, हाँ एक क्लास के सारे एसेट पे अप्लाई करो या करो ही मत, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है कि सारे क्लास पे ही करना पड़ेगा। सही का बात, सही, अच्छा बात बोला सर। वैल्यू चेंजेस फ्रीक्वेंटली। अगर आपको लगता है कि आपके एसेट का मार्केट वैल्यू, अब बोला ना ऊपर रेकमेंड किया है, तो रिकमेंडेशन में भी ये बताया कि कब करना चाहिए। बोला अगर आपका वैल्यू फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है तो एवरी ईयर आपको फिर रीवैल्यू करना चाहिए। लेकिन अगर आपका एसेट का वैल्यू फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता सर, मतलब हर समय ऐसे अप डाउन नहीं होते उसके वैल्यू, हाँ मार्केट वैल्यू उसका बहुत बार बार बदलता नहीं है, तो फिर 3 से लेकर 5 साल में कभी भी रीवैल्यू कीजिए, 3 साल बाद और 5 साल के अंदर। तो आपको ये 2 रिकमेंडेशन और दे दिए। देखो करो ही मत, आपका चॉइस है, लेकिन करते हो तब भी आपको 2 एडवाइस दिया। आप फ्रीक्वेंटली चेंज होता है तो आप हर साल रीवैल्यू कर लो, फ्रीक्वेंटली नहीं चेंज होता तो 3 से 5 साल में रीवैल्यू कर लो। एएस का काम ना बेटा कभी भी कंपल्सन करना नहीं होता, एएस का ऑलवेज काम होता है आपको गाइड करना, ये कर लो। फेयर वैल्यू टू बी रीवैल्यूड कंसिडर्ड इफ साइंड बाय सर्टिफाइड वैल्यूअर। हाँ लेकिन जब रीवैल्यू करोगे तो आपको सर्टिफाइड वैल्यूअर को बुलाना चाहिए, और डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक होता है ना, वो प्रेजेंट वैल्यू निकाल के वो सब पूरा टेक्निक यूज करके पूरा रीवैल्यू करो। मतलब ऐसे मन से रीवैल्यू मत कर दो कुछ, ओ बाजार में 3 लाख चल रहा कर दो 3 लाख, ऐसे नहीं होता। ठीक है, अरे सर बाजार में तो नया एसेट का 3 लाख चल सकता है, अब बाजार में ऐसे थोड़ी होता है कि 3 साल यूज हुआ एसेट का इतना वैल्यू चल रहा है, 5 साल यूज हुआ एसेट का इतना वैल्यू चल रहा है, ऐसे थोड़ी ना मार्केट में प्राइस होती है ना। तो यहाँ पर आपको वैल्यूअर बुलाना पड़ेगा, एक्सपर्ट बुलाओ और एक्सपर्ट से ओपिनियन लो। तो देखो यहाँ पे आपको बोला ये
दो तरीके से आप रीवैल्यू कर सकते हो, एक होता है नेट मेथड, एक होता है ग्रॉस मेथड। तो दोनों का आपको रीवैल्यू करने का तरीका बताया और सब बताया, मोटामोटी यही आखिरी पार्ट है। दिस मेथड इज रिकमेंडेड, मेनली नेट मेथड ही रिकमेंडेड है। आपका मन आप ग्रॉस मेथड कर लो, बट रिकमेंडेड ऑलवेज नेट मेथड है अगर आपको रीवैल्यू करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिया आपको, दिया डेटा यहाँ पे कुछ देखो, बोला ओरिजिनल कॉस्ट है 10,000, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन उसका 2,000, और आज के दिन में मार्केट में रीवैल्यू प्राइस मान लो 16,000। ठीक है, तो क्या है नेट मेथड? नेट मेथड बोलता है भैया आसान काम एकदम, पहले तो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को पूरा कैंसिल कर दो, क्योंकि अगर आप एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन माइनस करोगे तो आज के दिन तो आपका वैल्यू का तो 8,000 वैल्यू हो जाएगा। 8,000, हाँ। तो पहले तो बोला एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को बुक से हटाओ, तो एंट्री क्या होगा? एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन टू एसेट, जी, हो गया ना वैल्यू 8,000 एसेट का, 10,000 था 2,000 माइनस कर लिए। हाँ, अब उस 8,000 आपके दिन आज के दिन बुक वैल्यू हो गया, मतलब सीधा बात है सर, आज के दिन बुक वैल्यू निकालो फिर कंपेयर करो ना, पॉइंट क्लियर? तो 8,000 के एसेट को आप कंपेयर और करो, 8,000 बढ़ा दिया। हाँ तो 8,000 और बढ़ा दो, एसेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व बोल के किस अकाउंट में डालेंगे? रिवैल्यूएशन रिजर्व। पॉइंट क्लियर? सर ग्रॉस मेथड में ना थोड़ा ड्रामा किया। क्या ड्रामा किया? बोला ओरिजिनल कॉस्ट एग्जिस्टिंग 10,000, ठीक है, जी, बोला जा रहा है उसका मार्केट वैल्यू 10,000 से और बढ़ाना है मान लो, तो हम खाली पहले ओरिजिनल कॉस्ट को ले रहे हैं, तो मेरा ओरिजिनल कॉस्ट पहले से 10,000 है, उसको 10,000 और अपवर्ड रीवैल्यू करना है, तो मतलब मेरा नया एसेट का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए? 20,000। हाँ, अब बोल रहा है ओरिजिनल का जो एग्जिस्टिंग 10,000 है उस पर डिप्री है 2,000, एक्यूमुलेटेड डिप्री, और जो 10,000 से बढ़ाओगे उस पर भी और 2,000 का डिप्री होता, फिर वो तो नेक्स्ट साल होगा ना, हाँ यूसेज के बाद होगा ना। हाँ, हाँ बिल्कुल। तो आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है? देखो 10,000 माइनस 2,000, डब्ल्यूडीवी कितना हो रहा है? 8,000, और जो बढ़ाओगे, जो वैल्यू चेंज करोगे वो भी कितना हो रहा है? सर 10,000 माइनस 2,000, 8,000 से बढ़ाना है उसका वैल्यू, मतलब नया वैल्यू कितना हो जाएगा? 16,000। ये थोड़ा समझ में नहीं आया। ऐसे समझो, दूसरा तरीके से सुनो। ये लोग बोला क्या कि आप पहले ओरिजिनल कॉस्ट लिख लो और कितना से अपवर्ड करने जा रहे हो वो भी लिख लो। ओरिजिनल एग्जिस्टिंग एसेट का आपको डिप्री पता है, 8,000 आपका डब्ल्यूडीवी आ रहा है, ये डबल हो रहा है ना बेटा, तो ये भी डबल कर लो, ये बोलना चाह पहले डिप्री मत निकालो। चलो क्या बोला? आपका ओरिजिनल एसेट 10,000 का, उसको अपवर्ड रिवैल्यू करोगे तो और 10,000 से बढ़ाने बोले, मान लो सब में बोला कि इसका रिवैल्यूएशन 10,000 से होगा अपवर्ड, तो और आपका ओरिजिनल जो एसेट है उसका 2,000 का डिप्री है, तो अगर ओरिजिनल कॉस्ट से डिप्री माइनस करो तो डब्ल्यूडीवी 8,000 आता है। अब ये जो यहाँ अगर डबल हुआ एसेट का दाम, तो यहाँ भी उसको डबल कर लो पहले, और अब डिप्री निकालो। 10 माइनस 8 2,000 ही आएगा, हाँ बैलेंसिंग फिगर में डिप्री निकालो, ठीक है। तो यानी आपका एसेट बढ़ा 10,000 से, आपका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी बढ़ गया 2,000 से, और इवैल्यूएशन रिजर्व में चला गया 8,000। सर बहुत गंदा तरीका था गंदा, इसीलिए तो ये लोग रिकमेंड भी नहीं करता। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 तो बोलता है नेट मेथड ही ठीक है। हाँ सर यही ठीक लगा, इजी है, लेकिन आपको देखो सम्स को दोनों मेथड बताना है आपको। हाँ कुछ बातें यहाँ पे और अदर कंसिडरेशन ध्यान में रखने बोला। इफ रिवैल्यूएशन एसेट इज डेप्रिसिएशन, then extra depreciation due to increase in asset value shall be amortized from revaluation reserve to general reserve। हाँ, आपका अगर रीवैल्यू ऑफ एसेट कर रहा है जिसके कारण आपका डिप्रिसिएशन भी जो बढ़ रहा है ना एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन को आप रिवैल्यूएशन रिजर्व से टू जनरल रिजर्व पास कर दो, और नॉर्मल डिप्रिसिएशन को कहाँ डाल दो? तो ये जो 2,000 से तुम्हारा एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन बढ़ रहा है ना अभी ऊपर, उसको कहाँ डाल दो? रिवैल्यूएशन रिजर्व टू जनरल रिजर्व पास कर दो लास्ट में, हाँ, जनरल रिजर्व क्रिएट कर दो उसके लिए, ठीक है। और जो नॉर्मल डिप्रिसिएशन था 2,000 उसको तुम अपना पीएल में डालो जो कर, क्लियर है।
हाँ, जब ये रिवैल्यूड एसेट को अगर बेचे तो क्या होगा सर? देन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व जो बच गया ना, रिवैल्यूएशन रिजर्व में 8,000 था, उसमें से 2,000 तो तुम जनरल रिजर्व में फेंक दिए, तो अभी भी कितना रिवैल्यूएशन रिजर्व में बैलेंस? 6,000। 6,000। तो ये 6,000 को क्या बोल रहे हैं? उस जिस दिन ये एसेट बेचो उस दिन इस 6,000 को भी जनरल रिजर्व में डाल दो, तब तक ये रिवैल्यूएशन रिजर्व बैलेंस शीट में कंटिन्यू करिए। ठीक है। एक और मजेदार टॉपिक है इम्पेयरमेंट। आई थिंक यही लास्ट टॉपिक है, इम्पेयरमेंट है, इसी पे सम है। डिप्रिसिएशन के बारे में थोड़ा सा ज्ञान है, वो आपको नॉर्मली पता है। यहीं रोके, इसको नेक्स्ट क्लास में डन करें फिर, क्योंकि इम्पेयरमेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूरा, ठीक है सर। और याद रखते हैं नेक्स्ट क्लास में इसको डन करेंगे, क्योंकि इम्पेयरमेंट एक्चुअली में बहुत काम का टॉपिक है। ये एकदम आपके लिए एक नया बात है।